हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग और इसके टूल्स के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये टॉपिक इतना बड़ा है आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर मैं इस पर 3 घंटे भी लेक्चर दूँ तो कम पड़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को टेस्ट मैच खेलने का टाइम नहीं है। अभी हम लोग को T20 की तरह खेलना है, और वो T20 मैच ही क्या जिसमें 20 ओवर में 250 प्लस रन ना बने। तो हम लोग को इसी स्ट्रेटजी पे चलना है, स्पीड में, और सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संचार चैनल के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं। 3 तरह के हमारे ट्रांसमिशन चैनल होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सिंप्लेक्स। सेकेंड कौन सा है? हाफ डुप्लेक्स या अर्ध डुप्लेक्स। थर्ड है हमारा पूर्ण डुप्लेक्स या डुप्लेक्स चैनल। अब कम्युनिकेशन के लिए हमेशा 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक सेंडर यानी प्रेषक और दूसरा रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। तो इनके बीच में कैसे डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को ट्रांसमिशन चैनल हम लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंप्लेक्स क्या होता था। तो सिंप्लेक्स बहुत ही ओल्ड टेक्निक था। इसमें क्या होता था कि 1 वे डेटा कम्युनिकेट होता था, मतलब हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता था डेटा। ए हमेशा ही सेंडर रहेगा और बी हमेशा ही रिसीवर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रेडियो देखते थे, रेडियो चलाते थे पहले, तो रेडियो में क्या होता था कि 1 डायरेक्शन हमारे पास आवाज़ आती थी, लेकिन हम लोग इधर से कुछ नहीं भेज सकते थे। तो ये हमारा सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सेकेंड है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता था? इसमें कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से होता था, इधर से भी और इधर से भी, दोनों लोग भेज सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, एक टाइम पे एक ही लोग का डेटा जा सकता था। तो इसमें हो जाएगा बोथ साइड बट ओनली 1 साइड फ्रॉम, या एक समय पर एक ही डायरेक्शन में, 1 डायरेक्शन एट ए टाइम। तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स हो गया। और फुल डुप्लेक्स में क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स में तो हाफ डुप्लेक्स जैसा ही रहेगा, बस चेंज आ जाएगा कि दोनों साइड में होगा, लेकिन एक टाइम पे दोनों जगह डेटा का आदान प्रदान हो सकता है। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल था टेलीफोन लाइन, और फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल फ़ोन में हम लोग एक साथ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो सामने वाला बोलना बंद कर देगा तभी जो है हम लोग बोल पाएंगे। और इसी तरह से हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल में आप वाकी टॉकी भी देखे होंगे, वो भी इसी तरह का एग्जांपल है। तो वाकी टॉकी, और दूसरा इसका क्या एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का? मैंने बताया था टेलीफोन लाइन। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल बताइए। फुल डुप्लेक्स मैंने बता दिया। आज के टाइम में जो भी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं एक ही टाइम पे दोनों लोग, वो फुल डुप्लेक्स है हमारा, या डुप्लेक्स इसको कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र स्पीड होता है, यहाँ हम लोग इंटरनेट की स्पीड नहीं देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड देख रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर में देखे थे MBPS एक क्वेश्चन आया था, तो वो इंटरनेट की स्पीड थी। तो यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड को देख रहे हैं। तो इसकी स्पीड नापने के लिए एक होता है बिट्स और एक होता है बाड। ये 2 तरीके होते हैं नापने के। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको बिट रेट कहते हैं, और सेकेंड है हमारा 1 सेकेंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितनी बार हो रहा है, उसे बाड रेट कहते हैं। तो यही दोनों यूज किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड को मेजर करने के लिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन मीडियम। तो किस मीडियम के थ्रू डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, ये एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं इसमें से एक एग्जांपल 5 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आइए पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन मीडियम के क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, तो टेलीफोन लाइन का भी यूज पहले होता था। कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर में ये स्पेशली पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हम लोग का इंसिडेंट रे की वैल्यू हो जाती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर।
चलिए अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखते हैं। तो नेटवर्क का मतलब ही हो गया आपस में एक दो कंप्यूटर जुड़ जाएं, उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएं, उसी को नेटवर्क कहते हैं। और विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पानेट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्पानेट क्या था। तो ये एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उसकी बेसिक जानकारी लेंगे। तो प्रोटोकॉल सबसे पहले देखते हैं, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल डेटा को फॉर्मेट करने और प्रोसेस करने के नियमों का एक समूह होता है। तो प्रोटोकॉल कुल मिलाकर एक नियमों का समूह है जिसके द्वारा ये डिसाइड होता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। तो इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, इन नेटवर्किंग ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। तो प्रोटोकॉल से इतना ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वर किसे कहते हैं। तो हर कंप्यूटर नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर होता है जो सबको डील करता है, और उसी को ही हम लोग सर्वर कहते हैं, और इसी को हब भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क का, सेंट्रल कंप्यूटर या मुख्य कंप्यूटर, उसी को सर्वर कहते हैं। तो सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करता है। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अब सबको जो डील करता है वो हमेशा शक्तिशाली ही होता है, तभी वो सबको डील कर पाएगा। तो सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। तो क्वेश्चन बस इतना सही बनता है कि सर्वर क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि ये मेन कंप्यूटर होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का। अच्छा, नोड किसे कहते हैं। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर के अलावा जितने भी कंपोनेंट हमारे जुड़े होंगे, पीसीज जुड़े होंगे, उसी कंप्यूटर्स को हम लोग नोड कहते हैं। तो एक मुख्य कंप्यूटर हो गया और बाकी जो भी जुड़े हुए हो गए अदर कंप्यूटर या डिवाइसेस देन द सर्वर, तो इसी को हम लोग नोड कह देते हैं। और बस किसे कहते हैं। तो जिस तार से ये सारे नोड और सर्वर आपस में कनेक्ट होते हैं उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बस कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि बस किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ऑफिस वाला लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाया था कि ऑफिस में कंप्यूटर जोड़े गए हैं, अलग अलग देशों में हैं ऑफिसेज, तब कैसे बनेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। इन विच मैनर द सर्वर एंड द नोड्स आर कनेक्टेड। तो मुख्य कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर किस मैनर में आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, उसी जुड़ाव को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जा रहा है। हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी, बस का मतलब हम लोगों ने देखा था, एक हमारा जो केबल होता है उसी को बस कहते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर के नोड्स और सर्वर जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क में एक हमारा बस हो गया, ये हमारा बस है इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए एक सर्वर है, बाकी सारे नोड्स हैं, ये नोड्स है, ये नोड्स है, ये नोड्स है, ये नोड्स है। तो ये सारे नोड सर्वर से जुड़े हुए हैं बाई ये बस। तो इसमें इस टोपोलॉजी की एक खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी नोड को अलग करना या किसी भी नोड को अगर जोड़ना होगा तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया जोड़ दिया, या फिर कहो तो इसको हटा दिया जाए, तो इसको काट के अलग कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कोई भी हमारा नोड ख़राब होता है तो उससे हमारे नेटवर्क में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका डेफिनेशन यही है कि इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। नाम में ही रिंग है, यानी कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। तो इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है, डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे सर्वर मान लीजिए एक है, ये नोड्स है, ये नोड्स है और ये नोड्स है। तो हमें पता है कि सर्वर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने ये देखा रिंग टोपोलॉजी में कि जितने भी नोड्स जुड़े हुए हैं वो समान रूप से इंटेलिजेंट होने चाहिए सर्वर के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स समान रूप से इंटेलिजेंट होते हैं या सर्वर की तरह काम करते हैं, मतलब इस सर्वर की तरह भी काम कर सकता है। अच्छा, इसमें डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जैसे या तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अच्छा, इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि
जो भी डेटा इसके पास आएगा, मान लीजिए यहाँ से भेजना है और इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो हमेशा जो है सारे जितने भी नोड्स जुड़े हुए हैं उससे हो करके ये आएगा। अब मान लीजिए ये नोड ख़राब हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया या ख़राब हो गया ये कंप्यूटर, तो क्या होगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन इधर से नहीं आ पाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसी में सॉल्यूशन भी छिपा हुआ है। ये चाहे तो इधर से भी डायरेक्शन बदल करके भी अपना डेटा का प्रवाह कर सकता है और कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी अगर एक नोड ख़राब हो जा रहा है तो उससे नेटवर्क तो हमारा पूरा प्रभावित हो जा रहा है, यानी कि सर्कल हमारा टूट गया, लेकिन इस डायरेक्शन से भी उसको दे सकता है। बस अगर रेस्ट्रिक्शन ये हमारी लगी हुई है कि एक डायरेक्शन में ही डेटा ना जाए। तो एग्ज़ाम में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं रिंग टोपोलॉजी से। पहला मैंने बता दिया कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क टाइप है जिसमें सभी नोड्स समान रूप से इंटेलिजेंट होते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें अगर कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक कंप्यूटर के फेल हो जाने पे पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है या पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, तो वो है रिंग टोपोलॉजी। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, स्टार टोपोलॉजी। थर्ड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होता है जिसको हम लोग हब या सर्वर कहते हैं। ये हमारा सेंटर में होता है और सारे नोड इससे जुड़े होते हैं। तो इसमें स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ये सर्वर से सभी अपना डेटा को ले रहे हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो ये स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। बस इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा मेन सर्वर ही ख़राब हो जाए। तो मेन सर्वर ख़राब हो गया तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं मेश टोपोलॉजी। तो इन सब डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए मेश टोपोलॉजी लाया गया। इसमें क्या था, इसमें ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मान लीजिए सर्वर है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो जो एक नोड ये है हमारा, वो इस सर्वर से भी कनेक्टेड है, इस नोड से भी कनेक्टेड है, इस नोड से भी कनेक्टेड है। यानी 2 नोड जो बाकी के हैं और एक सर्वर, तीनों से कनेक्टेड है। इसी तरह से सारे एक दूसरे से सबसे कनेक्टेड हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है कि हम लोग डेटा का जिससे भी चाहिए होगा वो डायरेक्ट वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। और मान लीजिए ये वाला सिस्टम फेल हो जाए या ये हमारा नोड ख़राब हो जाए तो भी हमारा नेटवर्क चलता रहेगा इसके बीच में। तो ये इसका एडवांटेज होता है। बस प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि इसमें ज़्यादा केबल बिछाएंगे तो ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये महंगे होते हैं। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ट्री टोपोलॉजी। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये जान लीजिए कि ट्री टोपोलॉजी क्या होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। जैसे यहाँ पे बस टोपोलॉजी हो गया, फिर यहाँ से कनेक्टेड है एक हमारा सर्वर, ये सारे जो है नोड कनेक्ट हो गए। यहाँ पे एक सर्वर हो गया, यहाँ से नोड कनेक्ट हो गए हमारे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसी को ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी जो रिलायबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 या 4 तरह के होते हैं। मेनली यही 3 वाले पूछे जाते हैं, लेकिन चौथा भी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है लैन। लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर एरिया या 1 किलोमीटर के अंदर ही इसको बनाया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो एग्ज़ाम में पूछा था, आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो उसमें कहा था कि एक ही ऑफिस के कई कमरों में, एक ही ऑफिस के कई कमरों में, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें कई सारे कमरे हैं और एक ऑफिस है, तो उसमें कौन सा नेटवर्क होगा अगर आपस में कंप्यूटरों को जोड़ा जाए, तो वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड है मैन। मैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये विद इन ए सिंगल सिटी ये फैला हो सकता है, मतलब यही ऑफिस एक शहर में कई जगह पे हो, कई सारे उसके ब्रांचेज हों, तो उसको अगर आपस में कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाएगा तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। तो किलोमीटर के हिसाब से बताऊं तो लगभग समझ लीजिए 60 से 80 किलोमीटर के बीच के एरिया अगर आ रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा। अच्छा, थर्ड है हमारा वैन। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये बियॉन्ड कंट्री या कॉन्टिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो बियॉन्ड कंट्री या कॉन्टिनेंट का मतलब अलग अलग देशों में फैला हुआ हो या अलग अलग महाद्वीपों में फैला हो, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो जाएगा।
तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा था कि अलग अलग देशों में एक ऑफिस का ब्रांच अलग अलग देशों में फैला हुआ है, तो उनके कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है कि इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का एग्जाम्पल है। फोर्थ है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो विद सिंगल पीसी एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू दैट। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपने प्रिंटर जोड़ रखा है, उसी से स्पीकर जोड़ रखे हैं और अदर डिवाइसेज भी आपने जोड़ रखी है, या मान लीजिए वाईफाई से बहुत सारी डिवाइसेज जोड़ रखी हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हो गए। मतलब यहाँ एक सिंगल पीसी ही इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल इन्हीं ऊपर वाले तीनों के पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उनके क्या यूज हैं। तो नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, और टोटल हम लोग यहाँ पे 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। पहला है राउटर, दूसरा है रिपीटर्स, थर्ड है हमारा गेटवे, फोर्थ है स्विच, ये भी एग्जाम में आ चुका है, और फिफ्थ है हमारा ब्रिज। तो राउटर, रिपीटर्स और स्विच, ये तीनों मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसको चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। राउटर क्या होता है, आप कहीं पे भी वाईफाई देखेंगे तो वाईफाई जहाँ पे भी लगा होता है वहाँ ऐसे एक एंटीना वाला एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें कई सारी लाइटें होती हैं, ऐसे जलता रहता है, छोटा सा बॉक्स होता है। इसी बॉक्स को जो है राउटर कहते हैं। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू द इंटरनेट। तो कंप्यूटर को और मोबाइल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई और डिवाइस है, उसको हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज पड़ता है। और मैंने बताया था जहाँ पे वाईफाई लगता है वहाँ पे हम लोग राउटर लगाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्कों के मध्य डेटा पैकेट्स को सेंड करना और रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका मेन काम यही है। राउटर एक्ट एज डिस्पैचर चूजिंग द बेस्ट रूट फॉर योर इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल और एंड इट क्रिएट्स ए लैन टाइप नेटवर्क। तो आप देखे होंगे कि राउटर का सिग्नल लगभग एक बिल्डिंग से ज़्यादा तो नहीं होता है, तो ये एक तरह का लैन टाइप ही नेटवर्क बना रहा है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। खैर, ये पूछा नहीं जाता है। तो राउटर के बारे में इतनी चीज़ें थीं। अच्छा, रिपीटर पूछा जाता है, रिपीटर का क्या काम है, तो रिपीटर को देख लेते हैं। अब मैंने बताया कि हमारे राउटर का जो सिग्नल है एक बिल्डिंग के अंतर्गत मान लीजिए पहुंच रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें बाहर चलाना है, यहाँ पे काम करना है, तब तो सिग्नल नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे ही जहाँ पे इसकी सिग्नल वीक हो रही है राउटर की, वहीं पे एक रिपीटर लगा देंगे। तो इसके लगाने से क्या होगा कि ये सिग्नल को फिर से मॉडिफाई और स्ट्रेंथन करके यहाँ पे भेज देगा, तो यहाँ पे भी नेटवर्क हमारा अच्छे से आने लगेगा। तो रिपीटर इसीलिए यूज होता है। तो ये नेटवर्क रिपीटर इज ए डिवाइस यूज इन नेटवर्किंग टू रीजनरेट और रेप्लिकेट सिग्नल दैट आर वीकेंड और डिस्टार्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ने पे राउटर का सिग्नल वीक पड़ने लगता है, उसी को बढ़ाने के लिए और नेटवर्क का एरिया बढ़ाने के लिए रिपीटर्स का यूज किया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं गेटवे। तो एग्ज़ाम में बस गेटवे से इतना ही पूछेगा कि जो विभिन्न ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाले दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेफिनीशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए राजा का जो पहले महल होता था, महल के बाहर एक बड़ा सा गेट बनवाया जाता था, तो कोई भी डायरेक्ट जो है एंट्री नहीं कर पाता था बिना गेट को क्रॉस किए हुए। तो गेट को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे अपना आदमी आइडेंटिटी देता था, तब राजा से मिलने के लिए जा पाता था। इसी तरह से समझ लीजिए जो गेटवे है हमारा, यहाँ पे सर्वर है और यहाँ कई सारे नोड लगे हुए हैं। ये मान लीजिए नोड लगे हुए, ये आएंगे तो पहले गेटवे से मिलेंगे, गेटवे जब इनको आगे भेजेगा तब जा कर के सर्वर से मिल पाएंगे। तो ये राजा का महल वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि गेटवे का क्या काम है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, क्योंकि ये एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है। सर्व्स एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज रूटिंग पाथ्स। तो कुल मिला के मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल बताया राजा का महल वाला और जो यहाँ पे बड़ा बड़ा गेट बना होता था,
यही याद रखिएगा, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं। यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 or more नेटवर्किंग हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्विच। कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच एक ऐसा उपकरण है जो अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है। तो एग्ज़ाम में आया हुआ था अभी प्रीवियस ईयर वाले में ही कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो उसको स्विच कहते हैं। स्विच कुछ नहीं होता है, आप देखे होंगे जहाँ पे भी सर्वर रूम होता है वहाँ पे आप देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स ऐसे बने रहते हैं, उसमें कई सारे केबल्स ऐसे लगे रहेंगे और छोटी छोटी बत्तियाँ ब्लिंक करती रहती हैं। स्पेशली मूवीज वगैरह में देखे होंगे साइंस फिक्शन वाले में ऐसे छोटे छोटे कई सारे बॉक्स रखे रहते हैं, उन सब में ऐसे केबल लगी होती है। तो वही स्विचेज हैं जो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम करते हैं। ये सब आकर के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। या मान लीजिए कोई और डिवाइस हमें ऐड करनी है उस नेटवर्क से, प्रिंटर को ऐड करना है, तो भी इसी स्विच के थ्रू हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और इसका यूज पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है ब्रिज। तो गेटवे का मैंने एग्जांपल दे दिया था, कुछ उसी तरह का ब्रिज भी होता है। तो इसका इस्तेमाल एक ही या मिलते जुलते टाइप के 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो गेटवे में हमने क्या देखा था, जहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल होते थे उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। जबकि ब्रिज किस लिए यूज होता है, जो आपस में मिलते जुलते हों या सिमिलर टाइप के हों। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट सेम और सिमिलर टाइप्स ऑफ 2 or more नेटवर्क्स। और इसका इस्तेमाल एक बड़े नेटवर्क को 2 या ज़्यादा छोटे नेटवर्क में तोड़ने के लिए भी किया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो ब्रिज और गेटवे का डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर प्रोटोकॉल पे ब्रिज रहेगा और डिफरेंट प्रोटोकॉल पे गेटवे रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईपी एड्रेस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, स्पेशली IPv6 और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं एग्जाम में। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन जान जाइए, इसका नाम वही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अच्छा, इसका बेसिकली ये है क्या, आईपी एड्रेस होता क्या है। तो मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें कई सारे नोड्स हमारे लगे हुए हैं। तो क्या होता है, सबको एक एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है कि हाँ भाई आपको एक एक यूनिक नंबर दे दिया गया है। अब कोई भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो आपके आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम हमारा आ रहा है कम्युनिकेट करने। यहाँ तो मैं 3 बनाया हूँ, हो सकता है कि सैकड़ों हों, 200 300 हों। स्पेशली आप देखेंगे जो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, वहाँ देखिए कितने सारे कंप्यूटर, 400-500 कंप्यूटर भी एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबका एक आईपी एड्रेस होता है ताकि हम पहचान सकें कि कौन से कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है या कौन सा कंप्यूटर डेटा को रिट्रीव करना चाह रहा है या रिसीव करना चाह रहा है। तो एक यूनिक नंबर होता है असाइन टू एवरी डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेट पे विजिबल होता है उसी को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो हम लोग का आईपी एड्रेस वहाँ पे विजिबल रहता है। अच्छा, इसको असाइन किया जाता है नेटवर्क पर आपके आईएसपी द्वारा। आईएसपी क्या होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने लिख दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी हम इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं वही आईपी एड्रेस को देते हैं। ठीक है। अच्छा, वाइल प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोगों का एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो सब। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट पे जा करके देख सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस को खोजने पे हमें वो कंप्यूटर मिलेगा या नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट होता है। तो हम लोग जो पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क स्थापित करते हैं वो प्राइवेट रहता है, वो इंटरनेट पे विजिबल नहीं रहेगा। और जो इंटरनेट पे विजिबल रहेगा उसको हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, आप जियो से इंटरनेट चला रहे हैं या एयरटेल से, वो सब आपको आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं कि हाँ ये फला आईपी एड्रेस से चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपको चेक किया जा सके या क्रॉस चेक करके पता चल सके किसका डिवाइस था ये। अब आपको ये समझ में आएगा कि IPv4 होता क्या है। तो IPv4 यानी कि आईपी एड्रेस का 4th वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसी को IPv4 कहा जाता है।
अच्छा, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड वर्जन है। इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में वही पूछा जाता है कि इसमें 32 बिट एड्रेस स्पेस होता है, मतलब इसका जो एड्रेस स्पेस है वो कितने बिट का होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, सवाल कई बार पूछा गया है। और आप देखेंगे IPv6 भी कभी कभी पूछ लेता है कि IPv6 में कितने बिट का एड्रेस होता है। तो IPv6 में 128 बिट का रहता है और IPv4 में 32 बिट का रहता है। ये एकदम याद कर लीजिएगा। तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। IPv6 जो है ये इसका एडवांस वर्जन है IPv4 का, इसीलिए इसमें 128 बिट का होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे डिवाइसेज को एक साथ असाइन किया जा सकता है नंबर। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, हमारा जो IP एड्रेस होता है कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसमें ये मत याद करिएगा कि पहले 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। इस तरह का कोई रूल नहीं है। बस आप ये समझिए ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक एक जो डॉट के बीच का है, जैसे मान लीजिए 192 है, तो ये कन्वर्ट होगा तो 8 बिट बनाएगा। बिट मतलब हम लोगों ने देखा था 0 और 1, तो ऐसे ही 8 बिट का समूह बनेगा, 0 0 1 0 ऐसे करके जो है 8 बिट बनाएगा। ये कन्वर्ट होगा, ये भी 8 बिट बनाएगा, ये होगा, ये भी 8 बिट बनाएगा, और ये कन्वर्ट होगा, ये भी 8 बिट बनाएगा। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हुआ, 32 बिट हुआ। तो यानी आपका IP एड्रेस 32 बिट का हो गया, किसमें, IPv4 में हो गया। तो मैंने बस समझाने के लिए बताई, एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसे हो रहा है, बस मैंने आपको गिनाने के लिए बता दिया कि ये 32 कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बस 32 बिट का होता है IPv4 और IPv6 होता है 128 बिट का। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैक एड्रेस क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होता है फिजिकल एड्रेस टू द सिस्टम। तो ये मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस पर एक फिजिकली लिखा गया है कोई नंबर, वही हमारा जो है मैक एड्रेस हो जाता है। तो इनग्रेव्ड ऑन NIC, तो NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। इसे ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब इसको बनाया जाता है ईथरनेट कार्ड को या NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, तभी उस पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उस पर नंबर को डाल दिया जाता है। और ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है और ये 28 बिट की इसकी लेंथ होती है। तो सिंपल समझ लीजिए कि जैसे हम लोग की बाइक में चेसिस नंबर होता है कि हाँ बाइक का एक फिक्स चेसिस नंबर हो गया, उसी तरह से हमारा जो ईथरनेट कार्ड है यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जिसको कहा जा रहा है, यही हमारा मैक एड्रेस कहलाता है। बस ये याद रखिए 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है और बिट लेंथ देखा जाए तो 48 बिट्स का होता है। अब देख लेते हैं ईथरनेट कार्ड किसे कहते हैं। इसी को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, यानी कि NIC जो अभी ऊपर हम लोग देखे थे, और इसी पे मैक एड्रेस छपा रहता है। तो नेटवर्क एडाप्टर यूज टू सेटअप ए वायर्ड नेटवर्क, तो वायर्ड नेटवर्क बनाने के लिए ईथरनेट कार्ड का यूज किया जाता है। अच्छा, ईच NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज ए मैक एड्रेस विच हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने समझा दिया था कि कैसे होता है। ईथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन 10 Mbps टू 1 Gbps। तो ये सब नहीं पूछेगा कितना Gbps क्या है इसकी स्पीड, बस ये समझ लीजिए ईथरनेट कार्ड को ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं और इसी पे मैक एड्रेस लिखा होता है। मैक एड्रेस क्या होता है ये मैंने बता दिया। चलिए मॉडेम देख लेते हैं। ये पुराना हो चुका है, अब ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पहले यूज होती थी जब हम लोग टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते थे। ऐसे हमारा टेलीफोन रहता था, इसको कंप्यूटर से जब कनेक्ट करना रहता था तब हम लोग यूज करते थे किसका, मॉडेम का। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन, और टेलीफोन लाइन में होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और कंप्यूटर यूज करता है डिजिटल सिग्नल। तो इन दोनों को आपस में कन्वर्जन करने के लिए एक डिवाइस लगाया गया मॉडेम बीच में, यहाँ पे मॉडेम आ गया। अब ये क्या कर रहा है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है और सेम टाइम उधर से जो सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है मॉडेम डिजिटल सिग्नल में। तो कंप्यूटर हमारा समझ गया। फिर हमें यहाँ से कुछ भेजना है तो हम लोग डिजिटल में भेजेंगे, कंप्यूटर से तो डिजिटल में जा रहा है, लेकिन जो मॉडेम है फिर से इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में और ये हमारे टेलीफोन लाइन के थ्रू अलग पीसी पे चला जाएगा। फिर वहाँ मॉडेम लगा होगा, वो उसको डिकोड करेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है
रिवर्स का बनाया है, मतलब कि ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट भी करता है और एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट करता है, यानी बोथ डायरेक्शन में कन्वर्जन होता है। इसीलिए इसका नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका यूज कब होता था? पुराने टाइम पे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए, और तब हम लोग इंटरनेट चला पाते थे उसी हिसाब से। तो ये रही आज की वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम लोग का ये टॉपिक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा अब नहीं बचा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।